तो भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को 99 न्यूमेरिकल सीरीज के अंतर्गत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है, जैसा कि आप सभी को पता भी है। और आप सभी लोगों को इस श्रृंखला का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था और कल से ये श्रृंखला स्टार्ट कर दी गई है। अब ये श्रृंखला स्टार्ट कर देने का मतलब ऐसा नहीं कि मॉडल पेपर नहीं सॉल्व कराए जाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को एक दिन में 2 क्लासें प्रोवाइड कर दें, ठीक है, जिससे आधी जनवरी से 20 जनवरी मतलब 15 जनवरी से 20 जनवरी तक लगभग ये सीरीज और जो अनसॉल्व पेपर है ये दोनों आपका समाप्त हो जाए, है ना। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन को भी ट्रिक से बताना है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी सॉल्व कराना है। मतलब आपकी तैयारी भैया हम पूर्ण रूप से कराने वाले हैं। बस आप लगातार कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, क्योंकि जो क्लास आज छूट जाएगी वो आप अगले दिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पास उतना समय ही नहीं रहेगा कि आप उस क्लास को दोबारा करें। ठीक है, बहुत प्रयास करेंगे लेकिन फिर भी आप करने में असमर्थ रहते हैं, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। देखिए, आज हमने आप लोगों को बताया था कि जो 99 न्यूमेरिकल की सीरीज है, इसमें आप लोगों को इस बार हम आप लोगों को जो है चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, टोटल 14 चैप्टर हैं, तो लगभग ये मान के चलिए 14 क्लासें हो सकती हैं, उससे कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है, दूसरी बात, जो मैंने पिछले साल 99 न्यूमेरिकल की सीरीज प्रोवाइड की है उसको भी आप सभी लोग कर लीजिए। ठीक है, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही लाभकारी है। ऐसा नहीं है कि उसमें के प्रश्न हमने इसमें नहीं उठाए हैं, इसमें तो मैंने और भी प्रश्न उठाए हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में जैसे प्रश्न आने की संभावना है वैसे प्रश्नों को आपको कराया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आज की क्लास का हम पहला प्रश्न लेते हैं, समय को लॉस नहीं करते हैं। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न है, बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को एक अनंत से एक दूसरे के समीप ला करके कार्य करने में किया जाता है। मतलब हम आवेशों को अनंत से पास ला करके जब निकाय की रचना करते हैं तो उस निकाय की रचना करने में जो कार्य करते हैं वही क्या कहलाती है, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उसके बाद देखिए, इसी में न्यूमेरिकल जोड़ा गया है और ये बोर्ड एग्जाम 2025 में प्रश्न पूछा गया है। दिए गए चित्र से आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ये आपके सामने चित्र बना है, मैं आपके सामने बनाया दे रहा हूं। ये आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, और मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी कि आप लोगों को मान लीजिए कोई चीज अगर दिखने में समस्या है तो वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लिया करें। ठीक है, अब आप कम क्वालिटी पर देखेंगे तो कोई भी आपको डिजिटल बोर्ड पर ही क्यों ना पढ़ाया जाए आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर दिया गया प्लस क्यू आवेश, और इस भुजा की जो दूरी है वह लंबाई जो है वो स्मॉल ए है। ठीक है, ये भी ए है, मतलब ये भी ए है और ये भी ए है। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि दिए गए चित्र से आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है? कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो यहां पर हमें निकालना है कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो देखिए किसके बराबर हो जाएगी। इसको अगर हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें। सबसे पहले एक आप कार्य कीजिए। क्या कार्य करेंगे? देखिए, अगर आपको निकाय की मतलब कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा चाहिए तो देखिए कितने निकाय बन रहे हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू को मिलाकर के एक निकाय बनेगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यू ए बी, और प्लस क्यू माइनस क्यू को बना करके एक निकाय बनेगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी यू बी सी। एक निकाय देखिए आपका सी और डी को मिला करके बन जाएगा तो ये यू सी डी हो जाएगा, और एक निकाय आपका डी और ए को मिला करके बन जाएगा तो यू डी इंटू में ए हो जाएगा, मतलब डी ए हो जाएगा। और देखिए दो आवेशों को मिला करके एक निकाय और बन सकता है। अगर बी और डी को मिला दिया जाए तो एक निकाय बन जाएगा यू बी डी, ये बन जाएगा। एक निकाय और बन जाएगा, ए और सी को मिला दिया जाए तो एक निकाय बन जाएगा ए सी। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा, जब इन सभी की स्थितिज ऊर्जाओं को जोड़ोगे तो ये आपकी आ जाएगी कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में? अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का मल्टीपल, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू का मल्टीपल करोगे तो माइनस क्यू स्क्वायर, बटे में दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। इसी तरीके से बीसी में भी करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का मल्टीपल ये माइनस का क्यू स्क्वायर बटे में ए। सी डी करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
सी और डी के आवेशों का मल्टीपल माइनस का क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस है ना, और क्यू क्यू का गुणा क्यू स्क्वायर, बटे में दूरी कितनी है, ए ही है, डी ए के बीच में इसी तरीके से हो जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू स्क्वायर बटे में कितना, ए। अच्छा, जब बी डी की बात आएगी तो यहां पर देखिए बी और डी दोनों प्लस प्लस हैं, ये हो जाएगा 1/4πε0 प्लस प्लस का गुणा प्लस क्यू स्क्वायर बटे में। अब बीडी के बीच की दूरी की बात करें तो आप लोगों को पता है कि ये भुजा आपकी कितनी है, ए, ये भुजा कितनी है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो जब कर्ण की वैल्यू निकालते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू भी ए है तो ए स्क्वायर, और आधार की वैल्यू भी ए है तो ए स्क्वायर। कर्ण बराबर स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा, ये √2 इंटू में ए आ जाएगा। मतलब ये वाली दूरी निकालिए चाहे ये वाली दूरी निकालिए, आपकी दूरी आ जाएगी √2a। तो बीडी के बीच की भी दूरी कितनी हो जाएगी, √2 इंटू में ए। अच्छा, एसी ये आपका हो जाएगा 1/4πε0, दोनों आवेशों का मल्टीपल, माइनस क्यू माइनस का गुणा प्लस होता है कि नहीं होता है, और क्यू क्यू का गुणा कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है √2 इंटू में ए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब u बराबर ध्यान से समझिएगा, देखिए ये वाली और ये वाली वैल्यू जो है ये चारों सेम वैल्यू है और सेम चिन्ह के साथ है, तो इसको हम एक चिन्ह ले लेंगे और 4 गुणे एक बार से लिख लेंगे क्योंकि ये 4 बार है। तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा ए, माइनस चिन्ह को मैंने बाहर कर लिया, समझ लीजिए एक तरीके से कॉमन ले लिया, प्लस यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 इंटू में 1/4πε0 है ना, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान में √2 इंटू में ए। अब अगर मैं आपको देखिए यहां पर सॉल्व करने का तरीका बताऊं तो जो कॉमन मिले आप चुपचाप उसे कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन आपका मिल जाएगा 2 भी दोनों में, और 1/4πε0 भी आपको कॉमन मिल जाएगा, और इंटू में क्यू स्क्वायर बटे ए भी आपको कॉमन मिल जाएगा। अब आपने यहाँ पर 2 इंटू में लिया, ये 4 इंटू में था तो ये माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक, क्योंकि आपने प्लस का लिया था। यहाँ पर 2 का मन लिया, 1/4πε0 का मन लिया, क्यू स्क्वायर बाई ए का मन लिया, तो ये बच जाएगा आपका प्लस का 1/√2। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए बस। तो ये आपका आ जाएगा 2 गुणे में 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटे में ए, गुणे में आ जाइए, √2 को गुणा जब आप इसे करेंगे तो ये आप इसे सॉल्व करने पर 1 - 2√2 लिख सकते हैं, और बटे में कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो चाहे इतना ही रखिए आप, ठीक है, या थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिलहाल ये इतना ही ज्यादा रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, u बराबर 1/4πε0, और ये आपका हो जाएगा भैया क्यू स्क्वायर बाई ए, ओके, और ये हो जाएगा इस 2 का अंदर से मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, छुट्टी रखिए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4√2, अब बटे में कितना हो जाएगा √2। ये निकाय की कुल मतलब ये कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी जितने निकाय बन रहे थे, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों में गड़बड़ी कर देते हैं। वो क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, वो देखिए इसके बीच की ऊर्जा निकाल लेंगे, इसके बीच की स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, इसके बीच की और इसके बीच की, चारों को जोड़ देंगे, उनको लगेगा निकाय की स्थितिज ऊर्जा की। अरे आपने अभी क्या कहा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में कहा क्या आप लोगों ने कि 2 आवेशों को अनंत दूरी से पास लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इन 2 आवेशों को लाकर के भी निकाय की रचना की जा रही, इन दोनों आवेशों को लाकर के, इन दोनों आवेशों को, इन दोनों आवेशों को, क्या इन दोनों आवेशों को और इन दोनों आवेशों को लाकर के निकाय की रचना नहीं की जा सकती, की जा सकती है। तो चूंकि कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछी गई तो कुल के लिए ये दोनों भी निकाय आपके बनेंगे। तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हमने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगा दिया, चूंकि ये एक वर्ग था और वर्ग का ये वाला जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। एक कोण 90 डिग्री होने की वजह से समकोण त्रिभुज बन जाएगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, चारों तरफ से। तो जो दूरी आएगी वही दूरी इधर की भी हो जाएगी, मतलब √2a दूरी आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आज का हमारा पहला प्रश्न था, और कल मैंने आप लोगों को टोटल 7 प्रश्न सॉल्व कराए थे। एक तरीके से अगर 99 न्यूमेरिकल की सीरीज में आप प्रश्नों को जोड़े तो ये आपका 8वां न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का दूसरे प्रश्न की ओर, है ना। मजा आया आप लोगों को, नहीं आया भाई, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत सिलेक्टेड प्रश्नों को आप लोगों को बताया जा रहा है कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। आगे देखिए, मैंने अगला जो प्रश्न आपकी
सामने लिया हुआ है वो है आपका 3 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। XY निर्देश तंत्र आप सभी लोग जानते हैं भाई, ये X अक्ष होता है, ये Y अक्ष होता है, ये मूल बिंदु होता है। और इस मूल बिंदु पर इन्होंने कहा है कि 3 माइक्रो कूलाम का एक आवेश स्थित है, मतलब Q बराबर आपको 3 माइक्रो कूलाम की बात की गई है। ये आवेश जो है वो इस XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट पर स्थित है। आगे बोला जा रहा है कि बिंदु 5A,0, अच्छा एक बिंदु की बात बोलेगी 5A,0 भाई 5A एक्स अक्ष पर चली गई, धन दिशा में दूरी है, और 0 मतलब कहीं पर नहीं चलना है, तो एक्स अक्ष की धन दिशा में इधर कहीं पॉइंट होगा, तो जो अगला पॉइंट A होगा जिसकी वैल्यू 5A,0 वो कहीं पर यहाँ होगा। समझ गए, मतलब में एक्स अक्ष पर तो 5A दूरी चलना है, लेकिन Y अक्ष पर कुछ नहीं चलना है। और तथा दूसरा बिंदु दिया -3A,4A। -3A का मतलब है पहले एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती, और -3A का मतलब एक्स अक्ष की ऋण दिशा में चली गई दूरी। आपको कितनी दूरी तय करनी है, तो आप कहेंगे -3A दूरी तय करनी इधर। उसके बाद कामा दिया है 4A। 4A का मतलब Y अक्ष की धन दिशा में दूरी तय करनी है 4A। तो इन दोनों पॉइंट को इधर भी चलना है, इधर भी, इधर पहले चले आप मान लीजिए यहाँ तक आ गए, इधर चल के यहाँ पर आ गए, और इधर चल के यहाँ पर आ गए, तो दोनों पॉइंटों को जब हम मिलाएंगे तो ये कहीं पर ऐसा पॉइंट होगा B जिसका निर्देशांक -3A, कितना हो जाएगा 4A। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये पॉइंट दिया गया आपको। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि इनके मध्य मतलब A और B के मध्य आपको विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है, A और B के मध्य विभवांतर निकालना है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब विभवांतर निकालना होता है, विभवांतर का मतलब दो बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर। तो यहाँ पर एक बिंदु A है, तो अगर हम VA मतलब A पॉइंट पर विभवांतर निकालेंगे तो एक बिंदु आवेश के कारण हम लोग विभवांतर जानते हैं। बिंदु आवेश 3 माइक्रो कूलाम है, तो बिंदु आवेश के कारण विभवांतर होता है 1/4πε0। क्यों की वैल्यू कितनी है 3, माइक्रो का मतलब होता है -6। मतलब यहाँ पर जो आवेश की वैल्यू दी गई वो 3 × 10⁻⁻6 कूलाम दी गई। माइक्रो का मतलब क्या होता है, -6 ही तो होता है। और बटे में क्या होता है, दूरी का वर्ग नहीं होता है। पहले चैप्टर में दूरी का वर्ग होता है बटे में, क्योंकि तीव्रता होती है। तो 3 माइक्रो कूलाम बटे में जो दूरी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है आपकी 5A। तो VA की वैल्यू आ गई। अब दूसरा पॉइंट क्या है VB, मतलब B पॉइंट पर विभवांतर हम लोग निकालेंगे। तो B पॉइंट पर विभवांतर निकालने के लिए भाई इस आवेश से यहां तक की दूरी भी तो आपको चाहिए। भाई यहां पर निकालना था तो ये दूरी तो हमको पता थी, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 5 है, लेकिन अब B पॉइंट पर जाने के लिए हमको ये दूरी चाहिए, सीधी दूरी चाहिए ना। तो सीधी दूरी निकालने के लिए भाई इधर से आप -3A चल रहे हो और इधर से आप चल रहे हो 4A, तो यहाँ पर भी आपको ये कर्ण कहलाएगा। जैसे भी हमने यहाँ पर निकाला, तो आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। लंब कितना 4A, 4A का स्क्वायर करेंगे तो 16A² हो जाएगा, प्लस आधार है -3A, -3A का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9A² आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये आपका अंडर रूट, देखिए स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25A²। तो कर्ण की वैल्यू जो आएगी, मैं पहले बता दूं 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, A² का अंडर रूट कितना होता है A। तो इस तरीके से कर्ण की वैल्यू आ जाएगी 5 × में A। बात समझ में आ गई। मतलब यहाँ जो ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट से B बिंदु तक की दूरी भी 5A ही होगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/4πε0, और आवेश की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁻⁻6, और इस आवेश से बिंदु B तक की दूरी आपकी कितनी है, आपकी निकाला है हमने 5A। तब आपको चाहिए क्या, विभवांतर, इनके विभवों का अंतर, मतलब VA - VB। अब VA और VB दोनों की वैल्यू सेम होने की वजह से जब घटाएंगे तो विभवांतर कितना आएगा 0 वोल्ट आएगा। कितना आएगा भाई 0 वोल्ट। कितना प्यारा और कितना मस्त क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। बहुत सारे विद्यार्थी से देख करके कठिन मानते हैं, भाई इसमें कुछ कठिन नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए 99 न्यूमेरिकल की सीरीज इसीलिए मैंने शुरू की है कि जिन विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, जिन प्रश्नों को देखकर उन्हें डर लगता है, उनका डर हमें समाप्त करना है। ओके, चलिए भाई आप स्क्रीनशॉट लीजिए, समय चाहे जितना लगे, जितने भी सिलेक्टेड प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम में आने के लायक हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा भाई। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। एक देखिए, मैंने आप लोगों के समक्ष निकाय वाला प्रश्न और लिया है। त्रिभुज वाला आता है ना, ये तो वर्ग वाला हो गया, तो मैंने सोचा एक त्रिभुज वाला भी प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज वाला प्रश्न कई बार हमने देखा प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, तो उसको भी यहाँ पर उठा लिया गया है, तो उसको भी देखेंगे। इसके बाद एक प्रश्न और मैंने बहुत ही बढ़िया सा सिलेक्ट किया है, जितने भी प्रश्न सिलेक्ट किए हैं सब बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। अब आप सभी लोग एक कार्य नहीं करते, क्लास हम देखते हैं
मजे के साथ नहीं देखते हो, क्योंकि आपको चिंता नहीं रहेगी ना पढ़ने की। ये चिंता आपको बाद में लगेगी भैया, जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये चीजें हम लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ी थी लेकिन मन से नहीं पढ़ा। अगर मन से पढ़ा होता तो कंपटीशन में आपको विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया गया कि चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है। ये आपके सामने एक चित्र बना हुआ है त्रिभुज, और यहां पर आपका रखा है प्लस का 2q आवेश, यहां पर रखा है माइनस का q आवेश, यहां पर रखा है माइनस q आवेश, और दूरी चूंकि समबाहु त्रिभुज समझ लीजिए एक तरीके से है, क्योंकि इन भुजाओं की जो दूरी है वो a है। सेम दूरी होने की वजह से हम सभी लोग ये चीज कह सकते हैं कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, अब आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो चित्र में दर्शाए गए आवेशों की निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा चाहिए हमें। क्या चाहिए? कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम अभी आपको बता चुके हैं कि कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है अगर हमें, तो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमको ये चीज देखना है कितने निकाय बन सकते हैं ना। तो यहां पर अगर बात करें, इसको अगर ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, तो एक निकाय बनेगा ए बी, इसकी स्थितिज ऊर्जा, एक बनेगा बी सी और एक बनेगा सी ए। इसमें तो विद्यार्थियों को ज्यादा नहीं सोचना रहेगा, लेकिन वर्ग वाले में सोचना रहेगा। तो U बराबर, अगर ए बी के बीच निकालेंगे तो सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा का 1/4πε0, दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई, 2q और माइनस q का मल्टीप्लाई हो जाएगा -2q², बटे में दोनों आवेशों के बीच की दूरी a। अच्छा, BC की बात करें 1/4πε0 BC, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -q का गुणा हो जाएगा +q², और इसके बीच की दूरी कितनी है आपकी a। CA की बात करें तो 1/, ये आपका हो जाएगा 4πε0, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -q और +2q का गुणा हो जाएगा -2q²। बीच की दूरी की बात करेंगे तो ये a हो जाएगा। U बराबर 1/4πε0 अगर कॉमन ले लें और इंटू में 1/a, 1/a क्या, q²/a कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा -2, यहाँ बचेगा +1 और यहाँ बचेगा -2। सॉल्व कर लीजिए तो U बराबर आ जाएगा 1/4πε0 -2 -4, -4 से एक जाएगा -3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, यहाँ लगा लीजिए 3q² बटे में a। ऊर्जा कोई प्रकार की हो उसका मात्रक आपका जूल ही होगा। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा आसान इसलिए पड़ गया क्योंकि आपने पहले प्रश्न को भली भांति ध्यान से समझा था। अभी आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि धातु के दो गोलों के व्यास दिए गए। धातु के दो गोले हैं, एक गोले का व्यास मान लीजिए डायमीटर D1 आपका हो गया, कितना आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस हम कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। अच्छा, दूसरे गोले का व्यास आपको कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आपकी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। प्रश्न में ये कहा गया है इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, मतलब पहले गोले का जो विभव है वही दूसरे गोले का विभव है। और ये कह रहे हैं आप गोलों के आवेशों के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात निकालिए, तो आपसे ये चीज कहा जा रहा है कि σ1 बटे σ2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऐसा जैसा देखिए प्रश्न बोला हमने वैसा ही दिमाग लगाया, बाकी कोई दिमाग नहीं लगाया। आवेशों के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात पूछा गया, σ1/σ2 की वैल्यू निकालना है और इनके विभवों को बराबर दिखाया गया। तो पहले गोले का विभव हो जाएगा 1/4πε0 और ये आपका हो जाएगा कितना भाई, q1 मान लीजिए पहले गोले का आवेश है, और दूरी कितनी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी r1, ये हो जाएगा 1/4πε0 q2 बटे में r2। इससे मुझे एक रिलेशन पता चल जाएगा कि q1/q2 की जो वैल्यू होगी, q2 को उधर लेंगे, r1 उधर ले जाएंगे, ये r1 बाई, देखिए थोड़ा सही कर लीजिए, q1 ऊपर है q2 नीचे आ जाएगा, तो q1/q2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो r1 बटे r2 के बराबर हो जाएगी। ये आपका एक रिलेशन निकल के आ गया, ये अभी आगे काम आ जाएगा। ये बात बोली गई तो कहीं ना कहीं काम तो आएगी। अब आपको चाहिए क्या, आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात, तो σ1 बटे σ2। गोले अगर हम बात करें पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व आपको पढ़ाया गया q बटे a होता है, तो पहले गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा q1, ये पहले गोले का आवेश हो गया, q2 दूसरे गोले का आवेश बटे में a2 दूसरे गोले का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर बात करें तो ये आपका हो जाएगा
Q1 और बटे में कितना आपका हो जाएगा Q2 और गुणे में A2 चला जाएगा ऊपर और A1 आ जाएगा नीचे। मैंने ऊपर नीचे कर लिया है। तो सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर Q1 बाई Q2 के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं R1 बटे में भैया R2। A1 की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई, A2 है ना तो 4 पाई R2 स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर ही तो होता है। A1 पहले गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर। भाई 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा सिग्मा 1 बटे में सिग्मा 2। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो एक R1 से एक R1 और एक R2 से एक R2 कैंसिल, ऊपर एक R2 बचा, नीचे एक R1 बचा। R2 की अगर बात करें तो R2 की वैल्यू आपकी 2 सेंटीमीटर है और R1 की अगर बात करें तो R1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, मीटर में बदलिए मत बदलिए। तो आपको चाहिए था सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2, तो वो आपका आ चुका है 2:3। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको आप जरूर इंपॉर्टेंट टिक कीजिए, ठीक है। और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता दिया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए बालाजी स्टडी मोशन और सर्च करने के बाद चैनल आ जाएगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी क्लासें आपको दे रहे हैं उनकी लिंक, वीडियो की लिंक, पीडीएफ की लिंक, सब आप पीडीएफ की लिंक क्या पीडीएफ डायरेक्ट भेज देते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए ये प्रश्न था और आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना समय को लॉस किए हुए अगले प्रश्न की ओर। ये चौथा प्रश्न था ना, चौथा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़े भाई, इसको रैप कर दूं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एक बार, ठीक है। और मैंने पहले बता दिया प्रश्न कोई सरल हो या कठिन हो, हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ कैसा रहा है, हमें किन प्रश्नों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो हमें ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पिछली बार हमने संधारित्र के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताए थे जो कि विद्यार्थी लोग सॉल्व करने में बहुत ही असमर्थ रहते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के। देखिए एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही बढ़िया प्रश्न लिया है और मैक्सिमम बार हमने देखा है कि अनसॉल्व में भी हमें दिखा है। यदि संधारित्र को 100 माइक्रोकूलाम तक आवेशित किया गया हो, ठीक है, 100 माइक्रोकूलाम तक आवेशित किया गया हो, ऐसा प्रश्न में बोला जा रहा है। तो संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक कितना हो, जिसको हम कैसे लिखते हैं 2 हो। तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश की गणना कीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर किसी संधारित्र को आवेशित किया गया हो और संधारित्र के अंदर कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ठीक है, कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो उस परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, परावैद्युत पदार्थ पर उपस्थित अगर आवेश की बात करें तो उसकी आवेश की वैल्यू होती है Q और ब्रैकेट में क्या आपका होता है 1-1/K। ये आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा है इस चैप्टर में, प्रेरित आवेश वाला एक डेरिवेशन था, हालांकि बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं है, लेकिन प्रेरित आवेश वाला एक टॉपिक है कि संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत पदार्थ पर प्रेरित आवेश क्या होता है। तो उस पर जो प्रेरित आवेश होता है वो आपका होता है Q' बराबर Q 1-1/K, जहां Q होता है संधारित्र को आवेशित करने में आवेश और K जो होता है संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि संधारित्र को जो आवेशित किया गया है, कितने आवेश से आवेशित किया गया है, 100 माइक्रोकूलाम के आवेश से आवेशित किया गया है। 100 का मतलब 10⁻², माइक्रो का मतलब 10⁻6 और ये हो गया कूलाम। तो Q बराबर आ जाएगा 10⁻⁻4 कूलाम। और जो संधारित्र के अंदर परावैद्युत पदार्थ रखा है उसका परावैद्युतांक आपका 2 है। तो आपसे ये कहा गया है कि इस परावैद्युत पदार्थ पर जो प्रेरित आवेश है Q' उसकी वैल्यू क्या होगी। तो Q' बराबर लगाएंगे सूत्र Q की वैल्यू कितनी है भाई 10⁻⁻4 और 1-1 K की वैल्यू कितनी है 2। तो Q' बराबर आपका आ जाएगा 10⁻⁻4, 1 से 1/2 मतलब आधा जाएगा, तो आपका आधा ही बचेगा और आधे को हम लोग लिखते हैं 0.5 पूरे 10⁻⁻4। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं Q' बराबर क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे या इसको लिख दे 50, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻�6, 0.2 अंक आगे ले जाओगे 2 घट जाएगा। तो Q' बराबर आपका आ गया 50 माइक्रोकूलाम। क्योंकि वो आवेश माइक्रोकूलाम में था तो मैंने सोचा इस आवेश को भी माइक्रोकूलाम में ले आया जाए। क्यों, सही किया ना मैंने। ये अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 6। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही ध्यान से आप सभी लोग समझिएगा। बढ़िया सा प्रश्न मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लिया है। इस प्रश्न में भी आप सभी लोग डाउट खड़ा करते हैं और इस प्रश्न को मुझे बताना है। दर्शाए गए परिपथ में 2 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधकों में प्रवाहित धाराएं एवं संधारित्र पर आवेश की गणना करनी है।
मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूं मैं आपके सामने। यहाँ पर एक बैटरी लगी है पहले, जो कि 2 वोल्ट की, ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। उसके बाद यहाँ पर आपका 2 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है, और फिर आगे बढ़ के यहाँ पर एक लगा हुआ है संधारित्र। संधारित्र में दोनों जो छड़ें होती हैं बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। सी बराबर आपको दिया गया है 10 माइक्रोफैरड। फिर यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, चित्र को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और ये प्रतिरोध आपका कितने ओम का है? 10 ओम का है। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 8 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। कितने ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है? 8 ओम का। अब प्रश्न में ये बात कही जा रही है, हाँ, दर्शाए गए परिपथ में 2 ओम और 10 ओम, 2 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधकों में प्रवाहित धाराओं की गणना कीजिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो संधारित्र लगा हुआ है, जब इसको यहां से मतलब क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। ये जब चार्ज हो जाएगा तो स्थायी अवस्था में जब संधारित्र आपका चार्ज होता है तो वह एक खुले परिपथ की भांति कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? खुले परिपथ की भांति। मतलब ये कैसे, इस तरीके से कार्य करेगा कि इधर से धारा इधर जाने ही नहीं देगा। मतलब 10 ओम में कोई भी धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, ये बात आपको समझना है। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे संधारित्र के आवेशित हो जाने पर इसमें कोई भी धारा नहीं प्रवाहित होती है। क्यों नहीं प्रवाहित होती है? क्योंकि यह एक खुले परिपथ की भांति कार्य करने लगता है, ठीक है। और जब खुले परिपथ की भांति कार्य करेगा तो इधर से उधर धारा नहीं जा पाएगी। अतः जब इधर से उधर धारा नहीं आ पाएगी तो 10 ओम में जो प्रवाहित धारा हो जाएगी आपकी, वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एक प्रश्न का जवाब तो तुरंत मिल गया, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम धारा की बात करें, ठीक है, नाउ अगर हम इस परिपथ में धारा की बात करें तो धारा बराबर होता है V/R। अगर V की बात करें तो वोल्टेज हमारा 2 वोल्ट है, और R की बात करें तो परिपथ का कुल प्रतिरोध। मैं एक चीज बता दूं, जब 10 ओम में कोई धारा ही नहीं बहेगी तो इसको तुल्य प्रतिरोध के रूप में लेना ही नहीं है। इस सर्किट को उठा के ऐसे रखेंगे, 2 ओम और 8 ओम आ जाएंगे श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। मतलब 2 प्लस ये 8 हो जाएगा। 2/10 का मतलब होता है 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब चूंकि 2 ओम और 8 ओम श्रेणी क्रम में है, इस वजह से 2 ओम के प्रतिरोध में और 8 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान समान होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान होता है समान। प्रश्न में यह पूछा गया था कि ये बताइए 2 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 ओम में जो प्रवाहित धारा होगी, 2 ओम में जो प्रवाहित धारा होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 0.2 एम्पियर हो जाएगी। बात को ध्यान से समझिएगा। क्यों? आपने देखा, अभी मैंने निकाला भी, 2 ओम और 8 ओम दोनों श्रेणी क्रम में थे तो दोनों में क्या होगी? धारा का मान होगा समान। अच्छा, प्रश्न में एक चीज और पूछा गया है। प्रश्न में यह पूछा गया है कि 2 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधकों में प्रवाहित धारा है, मैंने निकाल लिया। फिर कहा संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। संधारित्र पर किसकी गणना करना है? आवेश की गणना करना है। सॉरी भाई, ठीक है। संधारित्र पर आवेश की गणना आपको करना है। 1 सेकंड आप लोग रुक जाइए, केवल लाइट थोड़ा सा हमारी जो है ना, थोड़ा सा लाइट जो नीचे रखी थी उस पर पैर लग गया था, है ना। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 8 ओम के प्रतिरोध में, देखिए पहले बात समझिए, ये जो विभवांतर है, देखिए 2 ओम और 8 ओम किस क्रम में हो गया? तो आप कहेंगे 2 ओम 8 ओम श्रेणी क्रम में हो गया। श्रेणी क्रम में विभवांतर तो समान होता नहीं है, तो हम ये पहले चेक कर लेंगे कि 8 ओम में कितना विभवांतर होगा। तो 8 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर। अच्छा, हम क्यों विभवांतर चेक कर रहे हैं आपको बताएं? 8 ओम और जो ये संधारित्र, ये समांतर क्रम में होंगे। जितना इसके ऊपर विभवांतर होगा उतने इसके ऊपर विभवांतर होगा, और जब इसका विभवांतर पता होगा तो Q बराबर CV लगा करके हम सभी लोग इसका आवेश भी निकाल सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। तो संधारित्र पर अगर आवेश की गणना करना तो Q बराबर CV लगाओगे तो उसका वोल्टेज भी तो चाहिए।
तो वोल्टेज कैसे निकलेगा? वोल्टेज 8 ओम के प्रतिरोध से निकलेगा। देखिए 8 ओम और संधारित्र जो है वो आपस में समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो सिरों के बीच विभवांतर निकालने के लिए हम V बराबर सूत्र लगाते हैं IR। तो V बराबर I, धारा कितनी प्रवाहित हो रही, तो आप कहेंगे 0.2 एम्पियर की। किसमें? 8 ओम में। 8 ओम में 2 ओम श्रेणी क्रम में थे ना, इसलिए। और प्रतिरोध कितना है, तो आप कहेंगे 8, तो ये आ जाएगा 1.6 वोल्ट। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, 2 वोल्ट की बैटरी यहां पर थी, लेकिन इसमें जो विभवांतर जा रहा है वो 1.6 वोल्ट का जा रहा है। इसका मतलब जो आपका 0.4 वोल्ट बचा है उसका विभवांतर इसमें जा रहा है, 2 ओम में जा रहा है। लेकिन हमको उससे क्या लेना देना, हमको संधारित्र पर, तब संधारित्र पर आवेश की गणना करना है। तो आवेश क्यों बराबर हम लोग क्या लगा देंगे, CV। तो C की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 10 माइक्रोफैरड। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। V की वैल्यू कितनी है, 1.6। गुणा कर दीजिए, 10 और इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइक्रो कूलम, क्योंकि 10 की घात -6 को माइक्रो लिखा जा सकता है। ये प्रश्न का आपके आंसर हो गया। बढ़िया प्रश्न था, बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं। देखिए जब ये चार्ज हो जाएगा संधारित्र, ये बात याद रखिएगा, चार्ज हो जाएगा तो आवेशित होने के बाद संधारित्र में कोई भी धारा नहीं बहती है, वह एक खुले परिपथ की बात कार्य करने लगता है। और जब वो खुले परिपथ की बात कार्य करेगा तो आगे जो भी चीज लगी होगी उसमें धारा जाएगी नहीं, जब धारा नहीं जाएगी तो चलेगी नहीं, बात खत्म। ठीक है, यही चीज यहां पर आपको समझानी थी। अब एक प्रश्न मैंने आप सभी लोगों के समक्ष और लिया, इसको क्या रब करूं मैं? बिल्कुल रब करते हैं, क्यों? चलिए इसको रब कर देते हैं और हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न मैंने लिया है वो इससे भी ज्यादा जबरदस्त है ना? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न लिया है, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। इस क्वेश्चन में भी विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में असमर्थ रहते हैं। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि आप लोग क्यों असमर्थ हैं। कह रहे समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी के मध्य जुड़े हैं, 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। मध्य बिंदु O भू संपर्कित मतलब पृथ्वी से जोड़ा गया है। बिंदु P और Q पर विभव की गणना करना है। मैं चित्र आपके सामने बना रहा हूं, ये शायद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 होगा या जो भी हो हम भूल चुके हैं फिलहाल। ठीक, ये एक आपकी बैटरी है जो कि 20 वोल्ट की है ऐसा बताया जा रहा है। और यहां पर देखिए एक बिंदु P है, इसके मध्य 2 संधारित्र लगे हुए हैं। ये बिंदु O है, इसको पृथ्वी से कनेक्ट किया गया है, मतलब भू संपर्कित किया गया है। और पृथ्वी से कनेक्ट किया जाएगा तो यहाँ विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर एक संधारित्र लगा है, फिर एक संधारित्र लगा है, और फिर ये आपका पॉइंट बनाया गया है Q पॉइंट। मेरी बात को ध्यान से आप सभी लोग समझिएगा। ठीक है, देखिए श्रेणी क्रम में जो जुड़े संधारित्र हैं इन सभी की जो धारिता है वो समान है। क्या है, समान। अच्छा आप लोग एक चीज बताइए, Q बराबर क्या होता है, CV होता है कि नहीं होता है? मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, अगर V की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, Q/C। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सभी संधारित्रों पर जो C की वैल्यू है वो क्या है, वो समान है। तो जो विभवांतर आपका हो जाएगा, विभवांतर भाई सारे संधारित्र सेम है, तो सारे संधारित्र सेम होने की वजह से इस पर जो हम विभवांतर की बात करेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, समान विभवांतर आ जाएगा। अरे भाई विभवांतर निकालेंगे तो आवेश चूंकि सबका सेम ही रहेगा, इसी पर केवल प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी सबका सेम है, इस वजह से विभवांतर भी सबका क्या आएगा, सेम आएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको सीधा लिखना है प्रत्येक संधारित्र के बीच जो विभवांतर होगा, प्रत्येक संधारित्र के बीच जो विभवांतर होगा, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कुल संधारित्र निकालने C/4 आ जाएगा। ठीक है, कुल विभवांतर पता है, कुल आवेश आ जाएगा। आवेश आ जाएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्या होगी। लेकिन ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि बिंदु P और Q पर विभव की गणना करनी है। बिंदु P और Q पर क्या करना है, विभव की गणना करना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर यहां पर हम लोग लिखें, क्या लिखें, जैसे इस पॉइंट को हम लोग बना ले थोड़ी देर के लिए B, कौन सा पॉइंट बना ले, B, और इस पॉइंट को हम लोग बना ले E, यहां पर एक पॉइंट बना ले E। तो आप लोग एक चीज देखिए, जो VP माइनस VB मतलब इसके बीच का जो विभवांतर होगा वही इसके बीच का विभवांतर होगा, क्योंकि सब जगह विभवांतर समान हो चुका है।
बराबर VB माइनस V0 बराबर V0 माइनस VE बराबर VE माइनस VQ। देखिए ये दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को बता रहा है भाई। VA माइनस VB को विभवांतर ही तो बोलेंगे दो A और B बिंदुओं के बीच। तो चूंकि मैंने कहा यहां पर एक लाइन लिख दी, चूंकि जो धारिता है सभी संधारित्रों की धारिता समान है, अतः प्रत्येक पर जो विभवांतर होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। और वो कितना होगा, तो 20/4 मतलब 5 वोल्ट होगा। इस बात को पहले आप समझिए। अब सभी पर विभवांतर समान होने की वजह से देखिए ये विभवांतर इसके मध्य, इसके मध्य, इसके मध्य, इसके मध्य, हर जगह विभवांतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब यहां पर देखिए जो O पॉइंट है वो पृथ्वी से जुड़ा है, इसलिए इस पॉइंट का विभवांतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा अगर हमको इसके और इसके मध्य का विभवांतर चाहिए, VP माइनस P0 मतलब P और O के मध्य का विभवांतर चाहिए, तो इसके बीच का जो विभवांतर होगा वो P और B और B और O के विभवांतर के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं P और O के मध्य का जो विभवांतर होगा वो VP माइनस VB प्लस VB माइनस V0 के विभवांतर के योग के बराबर होगा। इसके बीच और इसके बीच का विभवांतर का योग इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम VP माइनस V0 की बात करें तो 0 हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी से कनेक्ट है, बराबर VP। तो VP माइनस VB के बीच का जो विभवांतर है, VP माइनस VB के बीच का विभवांतर कितना भाई, 5 वोल्ट। मैं बता चुका हूं सभी संधारित्रों पर विभवांतर कितना, 5 वोल्ट। प्लस VB माइनस V0, तो VB माइनस V0, तो यहाँ पर VB पर जो विभवांतर आपका हो जाएगा वो कितना आपका हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 वोल्ट हो जाएगा। और V0 पर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से VP मतलब P पॉइंट पर जो विभवांतर आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। तथा एक बात को और समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर हम सभी लोग यहां पर देखें O और Q के बीच का विभवांतर निकालें, V0 माइनस यानी VO और माइनस VQ के बीच का विभवांतर, इस और इस पॉइंट के बीच का विभवांतर निकालें, तो O और E के बीच का जो विभवांतर होगा वही E और Q के बीच के विभवांतर का योग जो होगा O और Q के बीच के विभवांतर क्या होगा कि नहीं होगा। तो अगर VO माइनस VQ अगर हम लोग निकालें तो वो आएगा VO माइनस VE प्लस VE माइनस VQ आएगा कि नहीं आएगा। मतलब इसके बीच और इसके बीच का कुल विभवांतर जो होगा वो इन दोनों पॉइंटों के बीच के विभवांतर क्या होगा कि नहीं होगा। तो VO माइनस VO की वैल्यू तो आपकी 0 आ गई है, तो 0 ही रख दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये आपका हो गया 0 माइनस VQ बराबर 0 माइनस VE या VO माइनस VE। VO माइनस VE के बीच मतलब जो विभवांतर है V और VE के बीच का वो कितना है आपका, 5 वोल्ट। मैंने भी बता दिया प्रत्येक संधारित्र पर जो विभवांतर वो कितना है भाई, 5 वोल्ट है। बात समझ में आई। अच्छा VE माइनस VQ, VE माइनस VQ या VE और VQ के बीच का जो विभवांतर वो कितना है, 5 वोल्ट। अब जब VQ की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस उधर चला जाएगा, 5 5 10 माइनस 10 वोल्ट। प्रश्न में देखिए आपसे जानते हो क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि जो Q पॉइंट है इस पर विभवांतर कितना होगा, जो P पॉइंट है इस पर विभवांतर कितना होगा। तो P पॉइंट पर प्लस 10 वोल्ट का विभवांतर होगा और Q पॉइंट पर माइनस 10 वोल्ट का विभवांतर होगा। ये प्रश्न भैया बहुत आसान है बट समझने में आप लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। और यही गलती आपकी बहुत बड़ी गलती बन जाती है। प्रश्न बहुत बढ़िया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, 4 संधारित्र जो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, ये पृथ्वी से कनेक्ट मतलब यहाँ पर विभवांतर 0 होगा। और एक बता दें सभी संधारित्रों की धारिता समान होने की वजह से प्रत्येक पर जो विभवांतर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी सेम होगी। भाई देखिए श्रेणी क्रम में विभवांतर समान नहीं होता है, लेकिन विभवांतर श्रेणी क्रम में समान होने की कंडीशन है। अगर धारिता समान है तब विभवांतर सभी पर समान होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग जानते हैं V जिस C बराबर आप लोगों ने पढ़ा Q बटे में V, तो V बराबर कितना आ जाएगा, Q बटे में C। भाई C भी सबका सेम है, Q भी सबका सेम है, तो V भी तो सबका सेम ही आएगा ना। इसीलिए तो 20 वोल्ट का विभवांतर था तो सभी में 5 5 वोल्ट का विभवांतर आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब
मतलब मैंने बता दिया सभी का विभवांतर सेम है। सभी का विभवांतर सेम होने का मतलब ये है कि P और B के बीच का जो विभवांतर होगा वही B और O के बीच का विभवांतर होगा, वही O और E के बीच का विभवांतर होगा, वही E और Q के बीच का विभवांतर होगा। उसी लाइन को मैंने ऐसे लिख दिया। अब V0 चूंकि शून्य है, ठीक है, V0 मतलब VO क्या है, शून्य, क्योंकि पृथ्वी से कनेक्ट है। अच्छा, अगर हमका P और O के बीच का विभवांतर चाहिए तो P और B और O के विभवांतर के योग के बराबर होगा। वही चीज मैंने दिखाया। आगे VP इसी तरीके से V क्यों निकाल लिया। कितना सिंपल क्वेश्चन था। जब आप समझेंगे किसी चीज को विस्तार से तो आपको जरूर समझ में आएगा। मैंने एक प्रश्न के लिए काफी समय ले लिया। अभी देखिए संधारित्र के मैंने पिछली बार देखिए सिलेक्टेड कुछ प्रश्न लेते चित्र वाले, जो विद्यार्थी लोग नहीं समझ पाते हैं कि संधारित्र श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में। देखिए मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं आपके सामने, 2 प्रश्न लूंगा उसमें की, ठीक है। और उसमें के लिए मैंने जो पिछली बार 99 न्यूमेरिकल की सीरीज प्रोवाइड की उसमें तो मैंने कम से कम 5-6 क्वेश्चन बताए हैं उस जैसे। अब इसमें 2 क्वेश्चन ले लेंगे वैसे, ठीक। उस जैसा कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग कर लेंगे बस। अब संधारित्र में इससे ज्यादा कठिन आपका क्वेश्चन क्या ही आएगा, अब आप अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। तो कहाँ गया प्रश्न भाई। आप लोगों को प्रश्न बताने के लिए मुझे जो है कई सारी किताबों का यूज करना पड़ता है, ठीक है, जिससे आप लोगों को 50 टाइप की किताबें न खोलना पड़े। एक क्वेश्चन दिया गया है और ध्यान से समझिएगा। फिगर कुछ ऐसे बना हुआ है, K1 K2, यहां पर प्लस ये A/3, यहां से यहां तक जो क्षेत्रफल है वो 2A/3, ठीक। ये माइनस माइनस माइनस, और ये जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो स्मॉल d। अब इस फिगर को देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या है आखिर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, ठीक। एक समांतर प्लेट, ये संधारित्र पूरा था और अगर इनका क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये A ही आएगा, ठीक। और उनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है। चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच K1 तथा K2 पराबद्धतांक के गुटके रखे हुए। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। जो विद्यार्थी ये पता लगा लिए कि ये संधारित्र श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं उसके लिए न्यूमेरिकल एकदम हल हुआ। 2 संधारित्र हैं, एक संधारित्र ये है, ठीक। अब देखिए इस संधारित्र का एक सिरा धन सिरे से कनेक्ट है और इस संधारित्र का दूसरा सिरा ऋण सिरे से कनेक्ट है। दूसरा संधारित्र उसका भी धन सिरा उसी सिरे से कनेक्ट है जिस सिरे से ये कनेक्ट है। जैसे ये संधारित्र था तो इसका एक सिरा धन प्लेट से कनेक्ट है, तो जो दूसरा संधारित्र है उसका भी सिरा जो है धन से कनेक्ट है, आप देख सकते हैं, और ऋण सिरा एक ही जगह से कनेक्ट है। तो इस तरीके से दोनों संधारित्र बताओ ये दोनों किस क्रम में हुए, समांतर क्रम में हुए कि नहीं हुए। आप कहेंगे जी बिल्कुल हुए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है चूंकि दोनों संधारित्र किस क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, इसलिए जो उनकी तुल्य धारिता हो जाएगी वो C1 + C2 के बराबर हो जाएगी। C1 की बात करें तो सूत्र होता है Ka/0/d। तो प्लेटों के बीच की दूरी तो d है, पराबद्धतांक K1 है, इसका क्षेत्रफल A/3 है, कर दिया मैंने। C2 की बात करें तो K2 हो जाएगा क्योंकि इसका पराबद्धतांक K2 है और जो क्षेत्रफल है वो 2A/3 है, ε0 हो गया, बटे में d दूरी वही है। तो इसमें जो कॉमन भैया मिले ले लीजिए, नहीं इसको छोड़िए, मतलब जितना हो पाए हल कीजिए। A/0 बटे में 3d आपको कॉमन टोटल मिल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा K1 प्लस का 2K2। देखो कितना आसान प्रश्न था। तो एग्जाम में आ जाता है तो मुंह ऐसे बनता है कि सबसे भारी क्वेश्चन आ गया, लेकिन सबसे भारी क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत आसान। पिछली बार में मैंने आपको कराया था। एक क्वेश्चन और आपके सामने लेते हैं डर समाप्त करने के लिए। ठीक, देखिए ध्यान से, ये जो लाइन ऐसे से बनी है सीधा मतलब है संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा है। इन लाइनों को देखकर आप लोग डरने लगते हैं। सबसे मक्खन मैं कर दूंगा ये इस क्वेश्चन को। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर वाला संधारित्र उसके प्लेटों के बीच की दूरी d1 है और जो दूसरा वाला संधारित्र उसके प्लेटों के बीच की दूरी d2 है। ऐसा प्रश्न बोल रहा है। कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है, मतलब इस प्लेट का क्षेत्रफल भी कैपिटल A है और इस प्लेट का क्षेत्रफल भी कैपिटल A।
बोला जा रहा है कि प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिकाओं की मोटाई d1 व d2 है। उनके परावैद्युतांक मतलब यहाँ पर जो परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक k1 है और इसका k2 है। हमने कहा कि सबसे पहले जरूरी होता है कि ये दो संधारित्र कितने हैं और किस क्रम में जुड़े हैं। देखिए ये संधारित्र की पहली प्लेट है, ये इसकी दूसरी प्लेट है। इसकी दूसरी प्लेट जो है पहले संधारित्र की वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कनेक्ट है, मतलब ये इस तरीके से कुछ कनेक्ट है। ये पहला संधारित्र ऊपर वाला है, इसके अंदर K1 परावैद्युतांक का पदार्थ है और इसकी जो दूसरी वाली प्लेट है वो दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से एक के ऊपर एक रखी, मतलब कनेक्ट है, मतलब इस तरीके से। ये इसी के ऊपर रख दी गई इसलिए दिख नहीं रही, समझ गए। मतलब ये दोनों संधारित्र किस क्रम में है, ये दोनों संधारित्र आपके श्रेणी क्रम में। तो सीधा लिखना है क्योंकि दोनों संधारित्र किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। मैंने इन प्रश्नों को क्यों लिया आप खुद सोचिए। ये समांतर क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, समझ में बात, श्रेणी क्रम में। अतः जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो 1/c बराबर 1/c1 प्लस कितनी हो जाएगी 1/c2। हमको c की वैल्यू चाहिए, c1 की वैल्यू आ जाएगी Ka एप्सिलॉन नॉट बाई डी से। तो परावैद्युतांक K1 है, क्षेत्रफल A एप्सिलॉन नॉट बाई D1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई कितना हो जाएगा D2। 1/c बराबर D1 ऊपर चला जाएगा, D1 अपान में K1 A एप्सिलॉन नॉट, D2 अपान में K2 A एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू आपको चाहिए c की, तो पहले 1/c अच्छे से सॉल्व कर लो। तो ये आपका हो जाएगा 1/a एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा कॉमन, और ये आपका हो जाएगा D1 बाई K1 और D2 बाई K2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1/a एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा D1 K2 प्लस D2 K1 बटे में K1 K2। 1/c की वैल्यू आपको नहीं चाहिए, c की वैल्यू चाहिए जो कि तुल्य धारिता है। तुल्य धारिता की वैल्यू पलट दीजिए, ऊपर a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, K1 K2 हो जाएगा और बटे में D1 K2 प्लस D2 K1, ये तुल्य धारिता आ जाएगी। और फैराड जरूर लिख दीजिएगा मात्रक। आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को जो संधारित्र के टॉप न्यूमेरिकल थे, बोर्ड एग्जाम में आने के लायक थे, ऐसे प्रश्न ही बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। और क्लास आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, ये भी उम्मीद करता हूं। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेडी रहिए, आपको बहुत ही जल्द क्लास मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।